नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में कोर्ट केस के संबंधी जो हमने चर्चा की थी उसके उपलक्ष्य में कुछ साथियों के सवाल जवाब हैं, तो उन सवालों को लेते हुए उस चर्चा को हम अभी आगे बढ़ाएंगे। कई साथियों के डाउट्स हैं, कुछ सवाल हैं, तो कुछ सवाल जो हैं उनको लेते हैं। साथियों, पहला तो कई साथियों का ये सवाल था कि भाई साहब नंबर भेज दीजिए, तो मेरा नंबर आप सभी नोट कर सकते हैं साथियों, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना 9211845252 9211845252। ये मेरा मोबाइल नंबर है साथियों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे भी है ये और व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं उस पर कॉल बैक कर लूँगा। अपना सवाल व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं मुझे। दूसरा एक सवाल था साथियों कि डिपार्टमेंट या सरकार किसी भी कोर्ट की नहीं मानते हैं। 2016 में समान काम समान वेतन के सुप्रीम कोर्ट के आदेश अभी तक लागू नहीं हुए। ये एक साथी का सवाल था पिछली वीडियो पर। तो साथियों, इस बारे में मैं एक चीज़ आप सभी साथियों को समझाना चाहता हूँ कि जिस 2016 के जजमेंट की बात कर रहे हैं कि समान काम समान वेतन, ठीक है, उस समय संविदा कर्मचारी कुछ किसी अन्य विभाग के, वो भी मेरी पूरी तरह से जानकारी में नहीं है, जो उस केस में गए थे, तो उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक सैद्धांतिक व्यवस्था दी थी कि कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर और नियमित के नाम पर वेतन में भेद नहीं किया जा सकता अगर समान प्रवृत्ति का कार्य आप कर्मचारी से ले रहे हैं तो। लिहाजा जो कर्मचारी उस समय कोर्ट केस में गए थे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनको सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू होने के बाद सरकार के पास उसके बाद कोई विकल्प नहीं बचता। जो उस केस में पार्टी थे उनको समान काम समान कार्य के लाभ उनको मिल गए। अब रही बात कि ये जो साथी समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो वो ऑटोमेटिकली पूरे देश में अपने आप लागू हो जाएगा, नहीं भैया, ये एक कानूनी अज्ञानता है जो हमारे बहुत से लोगों के बीच में है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया तो वो सब पे लागू हो जाएगा। देखिए, वो एक सैद्धांतिक रूप से लागू हो गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक व्याख्या दे दी है, एक्सप्लेन कर दिया है कि कानूनी तौर पर क्या गलत है और क्या सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कानूनी तौर पर यह अधिकार है कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी का, डेली वेजर कर्मचारी का, कि उसी विभाग में अगर वे समान काम कर रहे हैं स्थायी कर्मचारी के कार्य के अनुसार, भले ही उनकी योग्यता उनसे कम क्यों ना हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, लेकिन अगर काम एक जैसा हो रहा है तो उनके बराबर वेतन, समान वेतन पाने के वे हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्याख्या दे दी कानून की। उसके बाद उन लोगों को तो वो मिल गया जो उस केस में पार्टी थे। अब बाध्यकारी नहीं है वो कि सरकार उस आदेश को पूरे देश में सब पे लागू करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट जिन लोगों के लिए आया था, जो उस समय केस में उनकी सुप्रीम कोर्ट के सामने केस गया, उस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दे दी। अब उस व्यवस्था का फायदा कौन उठाता है? फायदा वे उठाते हैं साथियों जो कानूनी रूप से जागरूक होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस तरह की व्यवस्था दी है तो यह कंडीशन तो हमारी भी है और सरकार से हम मांग रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं दे रही। अब सरकार को हम उस सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला लगा करके अगर ज्ञापन देंगे भी ना, तो सरकार क्या कहेगी कि इसके यह केस आप पर लागू नहीं होता, इसमें आप पार्टी नहीं है इस केस में। सिंपल सा जवाब मिलेगा। आप भी सुप्रीम कोर्ट से आदेश ले, कोर्ट का आदेश होगा तो हम यहां पर भी लागू कर देंगे, अन्यथा यह आदेश आप पर लागू नहीं है क्योंकि आप इसमें पार्टी नहीं है। समझिए इस बात को। डॉक्टर के पास जाओगे तो दवा डॉक्टर मरीज को ही देगा उसकी बीमारी की, ना कि उसके पूरे परिवार की दवाई भी बांध कर दे देगा। पहले भी ये चीज़ कहता रहा हूं, जिसको दर्द है इलाज उसी का होगा जो डॉक्टर के पास जाएगा साथियों। तो सुप्रीम कोर्ट व्याख्या दे देता है, एक सिद्धांत तय कर देता है कि कानून क्या है, उस कानून के तहत क्या चीज़ मिलनी चाहिए, वो सही है या नहीं है। तो इस चीज़ के अंदर अपने आप में क्या है कि अधूरे ज्ञान के चलते है ना, हम अपने आप में वकालत करने लग जाते हैं साथियों। देखिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, अपने आप में कोई संपूर्ण नहीं होता।
मुझे जितनी कानूनी जानकारी है, लेबर कानूनों की जानकारी है, मैं कोई लॉ ग्रेजुएट नहीं हूँ। मैं ग्रेजुएट तो हूँ, पॉलिटिकल साइंस से, आर्ट्स स्ट्रीम से मैं ग्रेजुएट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन मैं कोई वकील नहीं हूँ। चूँकि मेरा कर्मचारी यूनियनों के साथ लंबा अनुभव रहा है, कैट्स एम्बुलेंस स्टाफ यूनियन में मेरा यूनियन पदाधिकारी के रूप में लंबा अनुभव और कार्य रहा है। खूब धक्के खाए हैं अदालतों में, वकीलों के साथ बैठना उठना, सिस्टम को नज़दीकी से समझा है। इस सब के बाद पिछले 10-12 सालों का जो ये अनुभव रहा है, उस अनुभव के आधार पर मैं ये चीज़ें आप सबके सामने तथ्यों के आधार पर और प्रैक्टिकली यथार्थ रूप से आप सबके बीच में चर्चा लेकर के आता हूँ साथियों। तो अपने आप में अगर ज्ञान नहीं है तो उसके बारे में रिसर्च करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए, पता लगाना चाहिए। बहुत सारे साधन हैं आजकल अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए किसी भी विषय पर। तो इस प्रकार एक अज्ञानता के अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। दूसरा सवाल साथियों, सबको मिलकर केस करना चाहिए। देखो साथियों, अच्छी बात है, सबको मिलकर केस करना चाहिए। मिलकर केस करने से क्या होता है, आर्थिक भार कम पड़ जाता है। अदालत ये नहीं कहती कि 100 लोग आए हैं तो हम उनको पहले सुनेंगे, एक आया तो उसको नहीं सुनेंगे। कोर्ट के सामने एक भी वही है, 1000 भी वही है, क्योंकि कोर्ट फैसला करती है। नियम, कानून और संवैधानिक व्याख्याएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई हैं, उनके अनुसार फैसला करती हैं। अब सब मिले नहींगे तो क्या फिर केस तो होगा ही नहीं। ये जो साथी जिनके अभी हालिया जजमेंट जो हमारे कंडक्टर साथी हैं, अगर ये भी यही सोचते रहते कि सब मिलकर केस करो, तो सबका इंतज़ार करते रहते कि कब डीटीसी के 20-25 हज़ार साथी एकजुट होंगे, कब केस करें, तभी केस करेंगे। अब भैया ना नोमड़ तेल होगा और ना राधा नाचेगी। तो अगर आपको अपने अधिकार को पाना है तो अपनी लड़ाई के लिए पहला कदम आपको स्वयं आगे बढ़ाना होगा। ये आप नहीं मान करके बैठ सकते कि आपकी लड़ाई, आपके अधिकारों की लड़ाई के लिए जब पूरा गांव, पूरा समाज, पूरा संस्था इकट्ठी हो जाएगी तभी मैं आगे बढ़ूंगा। उस इंतजार में तो फिर आप इंतजार करते ही रह जाओगे साथियों। वो अकेला साथी था, उसने 2018 में केस फाइल किया। उसने इंतजार नहीं किया कि सब केस करेंगे तब करेंगे, एक इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे, क्योंकि नहीं संभव लग रही ये चीज़। अगर इतनी एकजुटता और इतना इकट्ठे होने का भाव डीटीसी कर्मचारियों में मजबूती से होता ना, तो फिर अदालतों में जाने की नौबत नहीं आती हमें। 15-15 साल, 18-18 साल यहाँ लोग कॉन्ट्रैक्ट पे एक शोषणकारी व्यवस्था में पिसते आए, ठीक, उसकी नौबत नहीं आती। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अगर एकजुटता होती ना तो सरकार को हमारे मांगों को मानना पड़ता, जो कि वैधानिक और जायज भी है, नाजायज कहीं से भी नहीं है। लेकिन सिस्टम को, व्यवस्था को पता है कि एकजुट है नहीं। शोषणकारी व्यवस्था में ये लोग अपनी स्वेच्छा से पिसते आ रहे हैं तो पिसते रहेंगे। इसमें कोई भी हो, इसमें हम ये किसी को दोष दें, किसी संगठन को, किसी पार्टी को, किसी सरकार को, कोई फायदा नहीं। दोष हमारा है क्योंकि हमारे अंदर एकजुटता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारी एकजुटता नहीं है, हम सिस्टम पे, सरकार पे कोई दबाव नहीं डाल सकते, तो संविधान ने एक व्यवस्था और बनाई है, अदालत की व्यवस्था साथियों, कोर्ट की व्यवस्था। आपका अधिकार है, आप वैधानिक रूप से सही हैं, कोर्ट और संविधान आपके अधिकार एक्सप्लेन करता है। तो जब सरकार नहीं दे रही है, लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने अधिकार मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको अधिकार है। अब अदालत जाइए, आपको मिलेगा। अदालतें इसी चीज के लिए बनी है। तो इस चीज में मिलकर केस करना अच्छी बात है। मेरे साथ भी अभी 18 साथी जुड़े हुए हैं, जो मैंने राजीव अग्रवाल जी के माध्यम से जो केस फाइल किया है, उस केस की पैरवी उन 18 साथियों ने मुझे ही दे रखी, मैं ही कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारी डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन है, ललित जी हैं, मनोज जी हैं, वे लोग भी 300-400 लोग साथी उनके साथ जुड़े हुए हैं, और उनका मामला अभी राउज वेन्यू कोर्ट में अपनी एक निर्णायक प्रक्रिया में है, एविडेंस पर पहुंच चुका है। तो वहाँ भी इकट्ठे होकर के वे लोग लड़ रहे हैं।
मजदूर एकता यूनियन के, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के थ्रू। और भी कई जगह और भी साथी हैं, कोई 5 लोग कोई 10 लोग मिलकर के लड़ रहे हैं अलग अलग वकीलों के माध्यम से, ठीक है। तो बहुत से साथी कोर्ट में हैं जितनी मुझे जानकारी है। तो और अगर नहीं भी है, अगर कोई कारवां नहीं भी बन रहा है, तो अकेला मेरा भी उतना ही राइट है। अकेले व्यक्ति का भी अगर कानून और अधिकार वही है जो 1000 व्यक्तियों का है। तो इस विषय में हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए कि कब, जितने जल्दी जो साथी एकजुट हो सकते हों, जो विचारधारा से एक लड़ाई लड़ने की क्षमता रखते हों अपने अधिकार के लिए, उनको इकट्ठे होकर 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, जरूर कोर्ट के शरण में जाना चाहिए। एक सवाल अगला है, जो भाई कोर्ट से जीता है उसका नंबर व वकील का नंबर दे दीजिए। तो साथियों देखो, जो भाई कोर्ट से जीता है उसका मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं है। जजमेंट में उनका नाम और एड्रेस सब कुछ है, लेकिन अब वो जजमेंट तो ग्रुपों में हर जगह शेयर भी है, ठीक है। वो जजमेंट की कॉपी मैंने भी कई ग्रुपों में शेयर की थी। बाकी मोबाइल नंबर मेरे पास उनका है नहीं। रही बात वकील के मोबाइल नंबर की, तो राजीव अग्रवाल जी खुद फ़ोन अटेंड करते नहीं हैं। बाराखंबा पे, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, उनका ऑफिस है स्कूल लेन में, 8 नंबर कोठी है शायद, 2nd फ्लोर पे। तो वहाँ पर उनसे समय लेना होता है। उनके ऑफिस का नंबर जो है, अभी अगर किसी साथी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उनका ऑफिस का जो नंबर है रिसेप्शन का वो दे दूंगा। वे लोग टाइम देंगे, उसके बाद आप दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक का वहाँ पर पब्लिक मीटिंग का वो टाइम रखते हैं। तो वहाँ पर वो जो समय देंगे वहाँ पर हमें पहुँचना होता है। उसके बाद इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत सारे क्लाइंट मिलते रहते हैं, आते रहते हैं, तो 1 घंटा 2 घंटा वहाँ वेट भी करना पड़ता है दफ्तर में बैठ करके, फिर वकील साहब से मुलाकात होती है। तो ये वकील साहब के केस के नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जिनको वकील साहब का नंबर चाहिएगा, ऑफिस का नंबर में, उनका व्हाट्सअप कर दीजिएगा मुझे। मेरा जो मोबाइल नंबर मैंने बताया 9211845252, 9211845252। कुछ नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय, बॉन्ड भरते समय टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ते क्या? एक साथी का सवाल, ये जवाब था, सवाल तो क्या था, पढ़ते क्या? तो जो ये जजमेंट आया ना रिसेंटली, ये जजमेंट की कॉपी मेरे पास ही है, इसके अंदर ये जो दलीलें थी ना, ये टर्म एंड कंडीशन एंड कॉन्ट्रैक्ट में जो बॉन्ड भरते वक्त डीटीसी में प्रशासन ने, विभाग ने हमारे ऊपर लगाई हैं और हमसे हमारे हस्ताक्षर लिए हैं। इस जजमेंट के अंदर 17 पेज के अंदर वो सारी टर्म एंड कंडीशन डीटीसी ने कोर्ट में भी बोली थी जा करके। जैसे भाई साहब ने बोल दिया कि कुछ नहीं होगा, डीटीसी ने भी यही बात कही थी कि कुछ नहीं होगा जी, इनको पक्का नहीं होने का अधिकार है। टर्म एंड कंडीशन है, देखो साइन कर रखे हैं, पक्का होने का अधिकार मांग ही नहीं सकते हैं, ये लोग कच्चे कर्मचारी हैं। ये सब चीज़ें इस आदेश में अगर आप पढ़ोगे विस्तार से, तो वहाँ भी मैनेजमेंट ने ये दलीलें दी हैं। लेकिन फिर कोर्ट ने जब कानून की किताब उठाई, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसलों के हवाले उठाए, कई सारे हैं इसके अंदर, तो वो जो टर्म एंड कंडीशन की जो ये साथी जिक्र कर रहे हैं, उनकी सबकी धज्जियां उड़ गई वहां पर। मोटे तौर पर इस जजमेंट का जो है पैरा नंबर 38 और 39, हाँ 38 और 39 ही पढ़ लीजिएगा, जिसमें कोर्ट की फाइंडिंग है, कोर्ट ने किन जजमेंट पर हैवीली रिलाइड अपॉन किया है, आधार लिया है। अभी हालिया एक जजमेंट आया था, धर्म सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 2025 का ही फैसला है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि कोर्ट हेल्ड दैट व्हेन ड्यूटीज आर पेरेनियल, वर्क कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फॉर डिकेड्स फ्रॉम डेली वेजर्स, सेटिंग लैक ऑफ सैंक्शनड पोस्ट्स। कि जब कोर्ट ने यह माना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब स्थायी प्रवृत्ति का, लंबी अवधि तक चलने वाला काम हो, समान प्रवृत्ति का जब कार्य है, तो उस मामले में आप डेली वेजर के तौर पर, कॉन्ट्रेक्चुअल के तौर पर किसी कर्मचारी से सालों तक, दशकों तक काम नहीं ले सकते अस्थाई के तौर पर। यह बहाना बनाकर कि हमारे यहां तो जी पोस्ट नहीं है, स्वीकृत पद नहीं है स्थाई, इसलिए हम अस्थाई रख लिया और काम करवाते रहे, यह बहाना नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट देश का, उसका ये जजमेंट था धर्म सिंह के मामले में। Thus, when work is permanent and perennial, refusal to regularize cannot be justified। कि जब काम
परमानेंट है, स्थायी प्रवृत्ति का काम है और लंबा चलने वाला काम है, तो ऐसे में अस्थायी कर्मचारी को स्थायी नियुक्ति देने से मना करना जस्टिफाइड नहीं है, गैरकानूनी है, अवैध है। ऐसा ही 39 नंबर पॉइंट में भी ये चीज कही गई है कि फर्दर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन धीरेन्द्र चमोली का केस, फेमस केस है ये भी। ये तो बहुत पहले आया था साथियों, लेकिन क्या है ना कि हम कानूनी अज्ञानता के अंधेरे में, 1986 का केस है ये धीरेन्द्र चमोली का। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट का तब का जजमेंट है, सोचिए आप। लेकिन क्या है कि हम स्वयं भू वकील बन जाते हैं, अपने आप में वकील बने रहते हैं, लेकिन समुचित ज्ञान नहीं होता। तो उस केस में भी ये क्लियर कट कहा गया है कि had that workers performing identical duties must receive the same salary and service conditions, कि जो सांकेतिक रूप से समान कार्य करते हैं वर्कर्स, चाहे वो अस्थायी ही क्यों ना हो, उनको समान वेतन दिया जाएगा स्थायी कर्मचारी के बराबर, और सर्विस कंडीशन भी समान दी जाएगी। क्योंकि ये 1986 से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एंड अबोलिशन एक्ट 1970 में, ये संविधान में एक्ट है, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ये फैसले देती आ रही है। लेकिन जो लड़ता है उसको मिलता है, जो अदालत के सामने जाएगा, व्यवस्था दे दी, उस केस के आधार पर जो लोग जाएंगे उनको सरकार अपनी मर्जी से नहीं दे रही तो कोर्ट से मिलेगा। लेकिन कोई ये सोचे कि बैठे बिठाए कोर्ट ने बोल दिया था तो सब पे लागू हो जाएगा, नहीं भैया जी, इस गलतफहमी में कोई साथी ना रहे। कोर्ट ने व्यवस्था दे दी और अगर सरकार लागू नहीं कर रही है, आप भी उसी कैटेगरी में, आपका केस भी सिमिलर मैटर है और सरकार से मांग रहे हो लेकिन सरकार मना कर रही है, तो उस केस का हवाला, उस जजमेंट का हवाला लेकर के आप भी अदालत जा सकते हैं, आपको न्याय मिलेगा। बहुत से लोगों को मिला है। तो साथ ही कह रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं मिलता, सरकार नहीं मानती। अभी इस जजमेंट से कोई डीटीसी का तो चलो लेबर कोर्ट से भी आया है, ये राजीव अग्रवाल जी भी एक केस में वकील थे, संजय घोष जी थे इनके सीनियर, जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर देखते हैं, तो वे उस केस में थे। और कई सारी यूनियन के वर्कर भी थे हेल्थ डिपार्टमेंट में, नर्सिंग स्टाफ नर्स के मैटर में, रेगुलाइजेशन का ऑर्डर वहां भी आया है। तो साथियों इन चीजों को, तो इसमें ये जो जजमेंट जो कंडक्टर के साथी के मामले में आया है, बहुत सारे जजमेंट कोर्ट ने कोट किए हैं इसके अंदर अपने जजमेंट में। कोई कारण नहीं है, कोई कानून नहीं है जो आपको रोक दे। अगर आप अदालत में जाओगे तो सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे तो नहीं मिलना, ये निश्चित है। लेकिन कोर्ट में गए तो मिलेगा, ये बिल्कुल पक्का निश्चित है साथियों। तो इस चीज के ऊपर यही अभी तो सवाल जवाब थे। मुझसे जो साथी संपर्क करना चाहते हैं साथियों, मेरे माध्यम से कुछ साथियों के मैसेज थे कि कोर्ट केस लाकड़ा जी हमें करना है, आपके साथ मिलकर करना है। तो हमारे कोर्ट का जो केस का स्टेटस है वो अभी लेबर ऑफिस में है, डीएलसी ऑफिस में पूसा में है अभी दावा हमारा। टीटीसी को नोटिस हो चुका है उस केस में। तो वहाँ साथी जो मेरे साथ जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप मुझे मैसेज कर दें, उसके बाद मैं उनको एक लिंक दूंगा, उस लिंक में एक फॉर्म भेजूंगा उनको, ऑनलाइन वो गूगल फॉर्म होता है, 3-4 इन्फॉर्मेशन उसमें आप भरनी है और सबमिट कर देना है। वो मेरे पास एक डिटेल आ जाएगी जो जो साथी इच्छुक है। इसके अलावा बाकी अभी ललित जी, मनोज जी जो हमारी डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन है वो भी लड़ रही है, लेकिन वहाँ अब इस कंडीशन में उनका केस जो है एविडेंस पे जा चुका है, अब तो शायद उसमें ऐड नहीं हो सकते। लेकिन नए सिरे से अगर जो उनके साथ भी जाना चाहें तो वे भी जा सकते हैं, उनके पास भी अनुभव है, लंबी लड़ाई काफ़ी समय से लड़ रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों की। तो या फिर कोई अपना वकील स्वतंत्र करके भी जा सकते हैं। तो 4-5 साथी जुड़ के एकजुट होकर के कोई लेबर कोर्ट के लेबर लॉ जो जानते हैं किसी अच्छे वकील को करें। मेरा तो यही सुझाव है कि अनुभवी और अच्छा वकील केस में होना चाहिए, प्लस आपकी खुद की पैरवी भी अपनी तारीखों पर वकीलों के साथ बातचीत एक होनी चाहिए। उससे थोड़ा केस जल्दी निष्पादन होता है और एक पैरवी प्रभावी होती है साथियों। पैरवी ज़रूरी है, वकील आप कितना ही बड़ा कर लीजिए, पैरवी बहुत ज़रूरी है। तो साथियों देखो, खुद के एक कम ज्ञान के चक्कर में जो है ना, ये हमें वकालत जो कर रहे हैं उससे बाहर निकलना चाहिए, वास्तविकता को समझना चाहिए। उदाहरण हमारे सामने डॉक्यूमेंट पे हैं, कागज़ पे हैं।
अभी डीटीसी में कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ ये जो लेबर कोर्ट से जीता है, ठीक है, इसको पैसा तो अभी मिल जाएगा, नो डाउट, नियम है। रेगुलाइजेशन इसकी हो सकता है 2 साल 3 साल और लग जाएंगे, क्योंकि डीटीसी अगर हाई कोर्ट गया तो वहाँ भी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अब इसकी नौकरी और इसका पिछला जो बकाया वेतन था, जो भी सेम वर्क सेम पे था, वो इसका लागू है। और डीटीसी जब अगर इसको नहीं लागू करती है सेम वर्क सेम पे को, तो पिछला देने के साथ 8% ब्याज के साथ देना पड़ेगा, कोर्ट का आदेश है। तो अब इन चीज़ों को समझते हुए साथियों, आपको तय करना है ये कि अज्ञानता के अंधेरे में भटकते रहना है, अपने आप में ही वकालत करते रहना है, या हमें अपने अधिकारों के लिए एक सक्षम अदालत में जाकर के अपना दावा लगाना है और अपना अधिकार प्राप्त करना है। इस पर आपको विचार करना है साथियों। अंत में जो है, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर, कई साथियों के वो रिक्वेस्ट थी कि कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा लाकड़ा जी, तो मैं 9211845252 9211845252, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा साथी। जो इच्छुक हैं, जो मुझसे जुड़ने के इच्छुक हैं, या कोई जानकारी या सुझाव सवाल लेना चाह रहे हैं तो भी करिएगा, फील फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। और जो साथी मेरे साथ जुड़कर मेरी टीम में जो केस में राजीव अग्रवाल जी के माध्यम से जाना चाहते हैं, तो मैं एक लिंक भेज दूंगा, वो फॉर्म को भर दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप पे जानकारी दे दूंगा इसकी। फीस के बारे में बताया, पूछा था कई साथियों ने, तो फ्रैंकली देखिए, फीस जो है, अब आप हर वकील की, डॉक्टर की अपनी प्रैक्टिस, अपने अनुभव और अपने नाम के आधार पर फीस होती है, डिपेंड करती है। तो इसमें जो हमारे साथ जो फीस की जो उनकी बात हो रखी है, उन्होंने एक सैलरी मांगी थी, तो कुल मिलाकर के सैलरी का तो नहीं 18,000 रुपये में फिक्स हुआ है कि 18,000 रुपये में आप शुरुआती तौर पे 2-2 हज़ार रुपये इकट्ठे करके जो भी वर्कर हैं आप दे दीजिए। बाकी 16,000 जो बचते हैं उनको आप महीने 2 महीने में 500-500 हज़ार इकट्ठे करके देते रहिएगा। 2 महीने में, महीने में, 3 महीने में, जैसे भी वकील डिमांड करेगा तो हम ग्रुप में इकट्ठे करेंगे। वकील का भी कुछ फीस करा दो, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हमने 1-1 हज़ार रुपये इकट्ठा कर लिया या 500-500 कर लिए और वो पे कर दिया। वो हमें ये जो 18,000 रुपये हैं, 2,000 शुरुआत में, बाकी 16,000 रुपये थोड़ा थोड़ा करके, केस चलता रहेगा, केस 2-3 साल तो लगेंगे, तो उस हिसाब से देते रहेंगे। दूसरा 30% का वो आपसे एफिडेविट लेगा, बॉन्ड भरवाएगा कि वो उस चीज़ का जो एरियर, बैक वेजेज एरियर, जो समान काम समान वेतन, आपकी ज्वाइनिंग डेट से जो आपको पैसा मिलेगा स्थायी कर्मचारी के हिसाब से, जो एक डिफरेंस होगा, वो जो भी पैसा मिलेगा उस अमाउंट का आपको मिलने के बाद उसमें से 30% वो अपना कमीशन देंगे साथियों। तो फीस की ये संरचना है जो हमारे साथ, मेरे साथ और हम लोगों ने जो केस कर रखा है उसमें ये तय हो रखी है। डिपेंड करता है साथियों, कोई वकील 25% कमीशन लेता है, कोई 20% मांग लेता है, कोई 35% ही मांग लेता है। अब कोई सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट को पकड़ेंगे, कोई और ज़्यादा मांग लेगा। सैलरी भी शुरुआत में कोई लमसम मांग लेता है कि भाई पर हेड मुझे 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, ठीक है, 5,000 चाहिए। अगर कर्मचारी ज़्यादा हों तो मेरी कोशिश तो यही थी कि अगर कर्मचारी ज़्यादा जुड़ जाएं तो ये थोड़े थोड़े ना करके पर हेड फिक्स कर दें कि जी 5-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये एक बार में दे देंगे, उसके बाद आपका कमीशन जो आएगा वो दे देंगे। बट अभी चलो थोड़े हैं, कोई बात नहीं। देखिए, ये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके हम सभी सक्षम हैं, भगवान की दया से काम कर रहे हैं। तो लड़ाई जब लड़ते हैं ना, तो हौसले के साथ साथ संसाधन भी चाहिए होते हैं। आपको मोटिवेशन, एग्रेशन, ठीक है, इंटेलिजेंस के साथ साथ आपको रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं साथियों। और कोर्ट में आपका हौसला, संयम और रिसोर्सेज के तौर पर आपका धन, ये तो लगता है साथियों, और समय, पेशेंस रखना पड़ता है, चीज़ें मिलती हैं। 7 साल इस भाई ने, डीटीसी के ने पेशेंस के साथ लड़ाई लड़ी। क्या समझते हैं, पैसा भी लगाया, खर्चा भी किया, लेकिन अंततः परिणाम इसको मिलना था। इसको कहीं से गाइडेंस मिली और ये कोर्ट में गया 7 साल पहले और अपने लिए रिलीफ लेकर के आया, बहुत बड़ा रिलीफ ले आया, लाइफ बना ली अपनी। तो अंधेरे में मत भटकिए साथियों। अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। और संपर्क जो साथी कर सकते हैं वो व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, ठीक है साथियों। नमस्कार।